रेटिक्यूलम, नाम में ही इसकी परिभाषा छुपी हुई है बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। शॉर्ट फॉर्म में कभी कभी बुक्स में लिखा हुआ मिलता है ER। हिंदी मीडियम वाला बच्चा क्या लिखेगा? अंतः। अंतः का मतलब होता है अंदर, प्रद्रवी, अंतः प्रद्रवी जालिका, जाल बना हुआ है मेम्ब्रेन्स का सेल के अंदर, अंतः प्रद्रवी जालिका। तो फटाक से लिखो, ठीक है। इंसान का निर्माण कैसे हुआ? चुनमुन कुमारी जानना चाहती हैं। चुनमुन कुमारी, इंसान का निर्माण सेल से हुआ। हाँ, चलो आओ यहां पर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? इसका नाम सुनना, आपको नाम से बहुत कुछ समझ में आएगा। एंडो का मतलब होता है अंदर, अंदर का मतलब होता है एक सेल के अंदर, कोशिका के अंदर। प्लाज्मिक का मतलब होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बहुत सारी मेम्ब्रेन है। और रेटिकुलम का मतलब होता है जाल। तो क्या निकल के आया? एक सेल है, उस सेल के अंदर बहुत सारी, क्या आप बताओगे? सेल, एक सेल है, उसके अंदर बहुत सारी मेम्ब्रेन का एक जाल बना हुआ है। उस जाल को हम क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे डायग्राम देखना, मैं आपको दिखाती हूं। ये आपकी सेल है, इस सेल के अंदर ये देखो ना, जंजाल सा बना हुआ बहुत सारी मेम्ब्रेन का, ये रहा ये वाला पार्ट, तो इसे कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेल के अंदर बहुत सारी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं। अब वो कहां होती है, क्या होती है, बात की बात करेंगे। तो मेम्ब्रेन का एक जाल बना हुआ है, उसी जाल को हम क्या बोलते हैं बेटा? आप बताओगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडो का मतलब इनसाइड, प्लाज्मिक का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, रेटिकुलम का मतलब नेटवर्क। तो सेल के अंदर जो भी मेम्ब्रेन का एक नेटवर्क पड़ा हुआ है, जाल बना हुआ है, उसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। मैम ये कहां होता है? तो बेटा ध्यान से सुनना। मान लो ये आपकी सेल है, ये एक कोशिका है, इस कोशिका के बीचों बीच आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है। और ये वाला क्या है? ये मेम्ब्रेन मान लो सेल मेम्ब्रेन है। भैया मैंने बता चुकी हूं, कोशिकाओं के चारों तरफ जो झिल्ली होती है उसे हम कोशिका झिल्ली बोलते हैं। तो ये है कोशिका झिल्ली। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ, मैंने कहा था न्यूक्लियस के बाहर एक एनवलप रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और हिंदी में क्या बोलते हैं? केंद्रक झिल्ली। अब मेरी बात को जरा गौर से सुनना। क्या सुनना? कि ये कोशिका की झिल्ली है और ये केंद्रक की झिल्ली है। तो कोशिका और केंद्रक झिल्ली के बीच में ये देखो, ये सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। तो इन दोनों के बीच में ऐसी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं, ऐसी बहुत सारी मेम्ब्रेन लगी हुई होती हैं, ऐसे बहुत सारी मेम्ब्रेन लगी हुई होती हैं। और इन्हीं मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? ER। तो अगर कभी एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का लोकेशन क्या है, आप क्या बताओगे? इट इज प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच में झिल्लिकाओं का जाल है, जिसे हम अंतःप्रद्रवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? तो कहां प्रेजेंट है? तो ध्यान से देख लो बेटा। ये कोई सेल है, इसकी मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन का, इसके बीच में जो ये भी है, ये जो जाल बना हुआ है, इसे तो हमने क्या बोला? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला। बात समझ में आई आपको मेरी? कि ये क्या है? बहुत सारी मेम्ब्रेन का जाल है। अब बात करेंगे बेटा इसकी खोज की। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड बाय किसके द्वारा? तो एक गार्नियर शैम्पू आता है ना, वैसे एक साइंटिस्ट का नाम है गार्नियर। गार्नियर जी ने सबसे पहले क्या किया? इन्हें ऑब्जर्व किया, मतलब इन्हें देखा, और देखकर इनको नाम दिया इर्गोप्लाज्म। क्या नाम दिया इनको? गार्नियर जी ने देखा और देखकर क्या शब्द दिया? तो इन्होंने दिया इर्गोप्लाज्म। लेकिन बेटा हम तो क्या नाम पढ़ रहे हैं? हम तो पढ़ रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कैसे, है ना? तो अब हम बात करेंगे कि बेटा आप याद करना यहां पर कि जो गार्नियर नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने सबसे पहले क्या बोला? इनको इर्गोप्लाज्म बोला। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ बेटा? उसके बाद आए गार्नियर के बाद कौन से साइंटिस्ट? पोर्टर नाम के साइंटिस्ट। कौन? पोर्टर। और पोर्टर जी ने इनका नाम रखा ER का मतलब क्या हो गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ER का मतलब क्या हो गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सबसे पहले ऑब्जर्व करने वाले या इसकी खोज करने वाले साइंटिस्ट कौन है, तब तो बताएंगे गार्नियर। और गार्नियर जी ने इनका नाम क्या रखा? तो इर्गोप्लाज्म नाम रखा। लेकिन बाद में पोर्टर नाम के साइंटिस्ट ने इनका क्या नाम रखा? ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम बात करेंगे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, ER होती है, वो दो टाइप की होती है बेटा। ये दो प्रकार की मेम्ब्रेन होती है।
यहां से क्वेश्चन एनडीए सीडीएस में हर बार पूछा जाता है। सिर्फ 3 क्वेश्चन बनते हैं बेटा, तीनों क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, देखना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो 2 कैटेगरी में डिवाइडेड होती है। कौन कौन सी? तो पहली बोलते हैं RER और दूसरी होती है SER। सबसे पहले इनका फुल फॉर्म लिखेंगे। RER क्या होता है बेटा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये तो लिख लोगे पूरा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो लिख लोगे। हिंदी मीडियम वाला बच्चा लिखेगा खुरदरी अंतःप्रदव्य जालिका, खुरदरी ER, फुल फॉर्म अपने आप लिख देना। SER को बोलते हैं बेटा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ का मतलब चिकनी, चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका, चिकनी ER। मैंने कहा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत सारी मेम्ब्रेन का जाल है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लगकर सेल मेम्ब्रेन के बीच तक लगी हुई होती हैं। इसकी खोज की थी किसने? आप बताओगे गार्नियर ने, लेकिन जो टर्म आप पढ़ते हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट वाज कॉइन्ड बाय पोर्टर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। 2 टाइप की हमारी सेल्स के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी? पहली है मैम RER, और RER का मतलब क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ है, खुरदरी है। और दूसरी कौन सी होती है बच्चों, प्यारे बच्चों? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका। सबसे पहले इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो जानेंगे हम। सबसे पहले इनकी स्ट्रक्चर का डिफरेंस जानेंगे कि भैया कौन सी कहां होती है, कौन सी कहां होती है। तो जरा ध्यान से सुनना। मैंने कहा ये आपका, अरे क्लास चल रही है ना, तुम लोग एक बार कमेंट करना, किसी का कमेंट नहीं आया बहुत देर से, क्लास चल रही है ना। ये आपका सेल है, ये न्यूक्लियस है। तो बेटा यहां से जो सेल मेम्ब्रेन के पास से आ रही है, ये क्या है? ये है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। और यहां पर आप क्या बनाओगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहां पर आपने क्या बनाया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली। तो क्लास नहीं चल रही क्या? तुम लोग कमेंट ही नहीं कर रहे यार। चल रही है? अच्छा ओके 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 अरमान, ओके ओके, चलो क्लास चल रही है ना। मैं डर गई, तुम लोगों को बहुत देर से कमेंट नहीं आया, मेरे को लगा क्लास नहीं चल रही। देखो ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप की होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अब मेरी बात को जरा गौर से सुनना, ठीक है? जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लगी हुई होती है ऐसे जाल, ऐसे जो केंद्रक के पास है, जो क्या है? केंद्रक के पास है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लगी हुई है ऐसे, उन्हें कहा जाता है RER। ये है बेटा RER। RER का मतलब क्या हो गया? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ऐसी मेम्ब्रेन का जाल जो न्यूक्लियस के आसपास है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है, उस मेम्ब्रेन के जाल को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो सबसे पहला आप बताओगे बेटा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां होता है? तो इसके नीचे लिखो इट इज प्रेजेंट नियर बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नियर बाय, कभी कभी बुक्स में न्यूक्लियस भी लिखा हुआ होता है, ठीक है? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मैंने लिख दिया, बात तो एक ही है बेटा। तो ये केंद्रक झिल्ली के पास में पाई जाती हैं। जो केंद्रक झिल्ली के पास है बेटा, वही क्या है आप बताओगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंड दूसरे साइड पर देखो, यहां पर ये जो सेल मेम्ब्रेन के आ रही है, ऐसे सेल मेम्ब्रेन के आसपास वाली है, मान लो यहां वाली, इसे कहते हैं हम कौन सी? SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अगर आपसे एग्जाम में लोकेशन पूछ ले कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई ER कौन सी है? रफ। लेकिन सेल मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई कौन सी है? SER। तो इसके नीचे क्या लिखोगे? इट इज प्रेजेंट नियर बाय, इट इज प्रेजेंट नियर बाय सेल मेम्ब्रेन, इट इज प्रेजेंट नियर बाय सेल मेम्ब्रेन। ये कोशिका झिल्ली के पास पाई जाती है, कोशिका झिल्ली के पास वाले एरिया में होती हैं, कोशिका झिल्ली के आसपास, ठीक है? आसपास या पास लिख लो, आसपास प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट क्या डिफरेंस नोट करना है इन दोनों में? अगला देखो बेटा, अगला डिफरेंस क्या आएगा एग्जाम में? अगला आता है बेटा, जो कौन सी, जो न्यूक्लियस के पास होती है ना, वो चीज हमेशा स्टेबल होती है। भैया सेल का ब्रेन कौन है? न्यूक्लियस है। सेल को मैनेज करने वाला सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? तो आप क्या बताओगे बेटा? न्यूक्लियस के पास है। मैम लाइसोसोम और लाइसोजाइम एक ही है क्या? नहीं अमित, लाइसोसोम सेल का सेल ऑर्गेनल ही है, लाइसोजाइम एक एंजाइम होता है जो बैक्टीरिया वगैरह को डाइजेस्ट कर जाता है। ठीक है अमित, आगे पढ़ा देंगे हम आपको। तो मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा कि जो न्यूक्लियस के पास है वो चीज हमेशा स्टेबल है, क्योंकि न्यूक्लियस से बड़ा कोई नहीं है सेल के अंदर। तो ज्यादा स्टेबल कौन हुई? ये हुई, क्योंकि न्यूक्लियस के पास है। तो लिखो इट इज मोर स्टेबल। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि कौन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो ज्यादा स्थायी है, तो क्या लिखोगे बेटा? इट इज मोर स्टेबल। यह है ज्यादा स्थायी है, स्टेबल है बेटा। ये मतलब बहुत आसानी से डैमेज वैमेज नहीं हो सकती है। इधर वाली को क्या लिखोगे? इट इज लेस स्टेबल। यह कम स्थायी है, क्योंकि ये किसके पास है? सेल मेम्ब्रेन के पास। और किससे दूर है बेटा? आप बताओगे न्यूक्लियर से।
न्यूक्लियस से। नीरज बेटा बिल्कुल लाइव क्लास है, यह कम स्थायी है, यह कम स्थायी है। अब नेक्स्ट डिफरेंस, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, क्या कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके ऊपर राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, राइबोसोम पाए जाते हैं। मैंने याद करो जब मैंने लिखवाया था, क्या लिखवाया था मैंने, किसकी लोकेशन लिखवा रही थी मैं आपको लिखवा रही हूँ शायद आरएनए की, तो वहां पर भी मैंने शायद बताई होगी, चलो नहीं बताई छोड़ दो, वो सब बाद में कर लेंगे। आप तो लिखो कि राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, है ना। एक बच्चा कह रहा है मैम हिंदी में बताओ, अबे यार फारसी बोल रही हूँ क्या मैं, कैसी बातें कर रहे हो है। तो लिखो राइबोसोम पाए जाते हैं, इससे ज्यादा हिंदी नहीं आती है, ठीक है। राइबोसोम पाए जाते हैं, किसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं, खुरदरी अंतःप्रदव्य जालिका के ऊपर, ठीक है। दूसरी तरफ जो स्मूथ वाली है उसके ऊपर कुछ नहीं होता है, तो यहां लिखोगे राइबोसोम आर एब्सेंट, इनमें राइबोसोम नहीं पाए जाते। जब आप डायग्राम में देखोगे ना, ठीक है ना, जरा ध्यान से सुनना, ये आप जब डायग्राम देखोगे ना तो बेटा देखना ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर देखो आपको ऐसे छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स, छोटे छोटे कण बने हुए दिख रहे हैं, और वही कण क्या है बेटा, राइबोसोम है। ये देखो बेटा ये, तो याद रखिएगा किस प्रकार की अंतःप्रदव्य जालिका पर पाए जाते हैं राइबोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन ये देखो बेटा ये वाली स्मूथ है, ये वाली न्यूक्लियस से दूर है, तो इसको स्मूथ दिखा रखा है, इसके ऊपर राइबोसोम नहीं प्रेजेंट है। यही एग्जाम में आता है, तो याद रखिएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ऐसे छोटे छोटे, इस मेम्ब्रेन पर ऐसे छोटे छोटे ग्रेन्यूल, और इन्हीं ग्रेन्यूल को, इन्हीं कणों को हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम। और मेरे प्यारे बच्चों जब जब राइबोसोम टर्म देखोगे तब लिख देना, राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन मेकिंग एंड प्रोटीन सिंथेसिस करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि किस प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का संश्लेषण करती है। आप क्या बताओगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है, आप बताओगे प्रोटीन का संश्लेषण करती हैं। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम, और जहां जहां राइबोसोम है वहां वहां प्रोटीन बनेगा। तो सेल के अंदर प्रोटीन बनाने का काम एक तो आरएनए ने किया था, बहुत पहले पढ़ा चुकी हूं। आज दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन कौन सी एंडोप्लाज्मिक, रफ ईआर। और तीसरा आगे पढ़ाऊंगी आज की क्लास में। अब बेटा इधर राइबोसोम है नहीं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम नहीं होता, तो बेचारी प्रोटीन तो नहीं बना पाएगी, लेकिन ये क्या काम करती है, ये हमारे बॉडी में लिपिड्स एंड स्टेरॉइड सिंथेसिस का काम करती है। अब मैम ये लिपिड्स क्या होते हैं और स्टेरॉइड क्या होते हैं, बात की बात है। यह वसा और स्टेरॉइड के संश्लेषण में सहायक है, स्टेरॉइड के संश्लेषण में सहायक है, के संश्लेषण में सहायक है। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात ध्यान से सुनना, मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूं, क्या एक बार सीडीएस के एग्जाम में क्वेश्चन आया कि कौन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं कर सकती। आंसर करना फटाक से, कौन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं कर सकती। बेटा पानी लाना, नहीं कर सकती। जल्दी आंसर दो इस क्वेश्चन का, जल्दी आंसर दो फटाक से। अंकुर सर की तबीयत कैसी है बेटा, अंकुर सर की तबीयत अभी अच्छी नहीं है, उनको पता नहीं बहुत ज्यादा फीवर वगैरह भी हो चुका है। कल उन्होंने वो भेजा था मुझे डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, मैंने देखा था, मतलब सा थोड़ा उनको फीवर टाइप है और बड़ा ही उनका शरीर वगैरह टूट रहा है, पूरा एकदम दर्द है उनको। अभी हो जाएंगे 2 दिन में ठीक, लेकिन आ जाएंगे जैसे ही ठीक हो गए तो बेटा वो 2-4 दिन ज्यादा क्लास ले लेंगे। यस, बहुत अच्छा आंसर दिया अमित संजीव। प्रज्ञा आपने सही आंसर नहीं दिया बेटा, गलत दिया। मैंने कहा कौन से प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करती मतलब SER, और ये एग्जाम का क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी, ठीक है। बता दोगे तो कुछ नहीं पढ़ाया, याद ही हो गया होगा तुम लोगों को। मेरे साथ एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सेल के अंदर ER का लोकेशन क्या है, बता दोगे। पूछ ले कि कौन सी ER न्यूक्लियस के पास होती है, कौन सी सेल मेम्ब्रेन के पास होती है, कौन सी ER प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है और कौन सी नहीं करती है। बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इतना ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेटा इनसे, और मैंने 5 मिनट में याद करवा दिया तुम लोगों को। तो आज के बाद अगर ये ऐसी मेम्ब्रेन देखोगे तो दिमाग में क्वेश्चन आ जाएगा ना कि 2 टाइप की है, ये वाली चिकनी है क्योंकि इसके ऊपर, इसकी सरफेस एरिया पर राइबोसोम नहीं है तो चिकनी हो गई, राइबोसोम है तो वो खुरदरी हो गई बेटा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, है ना। तो बेटा अब बताओगे रफ वाली, R से रफ और R से राइबोसोम, ऐसे याद कर लो, ये प्रोटीन बनाती है और स्मूथ वाली प्रोटीन नहीं बनाती, क्योंकि इसके पास बेचारी के पास राइबोसोम है ही नहीं, और जब राइबोसोम है ही नहीं तो प्रोटीन कैसे बन सकता मैम। बस ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ऐसे। तो ये पूरा मेम्ब्रेन वाला जाल आपने जान लिया आज, ठीक है। ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। न्यूक्लियस पहले ही पढ़ चुके हैं, क्रोमेटिन पहले ही पढ़ चुके हैं, लाइसोसोम पहले ही पढ़ चुके हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहले ही पढ़ चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पहले ही पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं अगला पढ़ेंगे हम इसके बारे में। ये छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल्स पढ़े हैं ना, इन्हें बोलते हैं राइबोसोम। तो नेक्स्ट लिखिएगा राइबोसोम,
राइबोसोम। बेटा जहां जहां राइबोसोम शब्द देखोगे ना वहां वहां प्रोटीन वाला ऑप्शन आंख बंद करके सही कराना, ठीक है। राइबोसोम, राइबोसोम से भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो बेटा, राइबोटोम का मतलब क्या होता है? राइबो का मतलब होता है राइबोज या आरएनए, आरएनए प्लस प्रोटीन से बनी हुई स्ट्रक्चर है। राइबो शब्द का मतलब होता है आरएनए प्लस प्रोटीन से बनी हुई स्ट्रक्चर। और जो जोम है उसका मतलब होता है ग्रेन्यूल, और ग्रेन्यूल का मतलब होता है कण। वो छोटे छोटे कण हमारी सेल के अंदर जो आरएनए और प्रोटीन के बने हुए हैं उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? राइबोसोम। राइबोसोम क्या बोलेंगे? राइबोसोम। मैंने क्या बोला? मैंने कहा हमारी सेल के अंदर वो छोटे छोटे ग्रैन्यूल, वो छोटे छोटे कण जो किसके बने हुए हैं? आरएनए और प्रोटीन के बने हुए हैं। उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें हम राइबोसोम बोलेंगे। अब बात करते हैं इसकी खोज किसने की। तो बेटा इसकी खोज करने वाले साइंटिस्ट थे पैलिड। पैलिड नाम के साइंटिस्ट ने इसकी खोज की। तो लिखेंगे इट वॉज डिस्कवर्ड बाय पैलिड। और पैलिड ने खोज करके बोला बेटा कि इन्हें मैं अपने नाम पे नाम रखूंगा इनका, और इनका नाम रखा था पैलिड ग्रेन्यूल। पैलिड ग्रेन्यूल, और आगे चलकर पैलिड ग्रेन्यूल से नाम इनका बदल के रख दिया गया राइबोसोम। क्या नाम रख दिया गया? राइबोसोम। ठीक है, ध्यान से सुन ली मेरी बात। अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं, बहुत अच्छी बात बता रही हूं। सेल के अंदर मैंने बताया था सबसे बड़ा कंपोनेंट हमें कौन सा दिखता है? न्यूक्लियस। आफ्टर न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन जब सबसे छोटे की बात करोगे बेटा, सबसे छोटा यही है। तो लिखोगे इट इज स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेली। इट इज स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेली। यह सबसे छोटा कोशिकांग है, यह है सबसे छोटा। तो जब आप किसी भी सेल को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रखोगे बेटा, जो सबसे छोटा दिखेगा वो यही है। सबसे छोटा कोशिकांग है, सबसे छोटा दिखता है। समझ में आई मेरी बात? सबसे छोटा क्या दिखेगा? राइबोसोम। चाहे आप खुद देख लो बेटा, मेरी बात नहीं मानो, आपको इसमें सबसे छोटे क्या दिख रहे हैं? भैया मैम सबसे छोटे यही दिख रहे हैं, और यही क्या है? राइबोसोम है। सबसे बड़ा क्या दिख रहा है? मैम न्यूक्लियस दिख रहा है। न्यूक्लियस के बाद क्या बड़ा दिखा? माइटोकॉन्ड्रिया। तो यही तो मैं पढ़ा रही हूं, है ना। चलो आओ यहां पर अब बात करते हैं मैम राइबोसोम की। तो मैं एक पॉइंट लिखवा रही हूं बेटा, ध्यान से लिख लेना, है ना। बाद में मत कहना कि मैम ने ये नहीं पढ़ाया था। इट इज यूनिवर्सल कॉम्पोनेंट। क्या लिखवा रही हूं? इट इज यूनिवर्सल कॉम्पोनेंट ऑफ सेल्स। यह है कोशिकाओं का, यह है कोशिकाओं का। यूनिवर्सल का मतलब होता है सार्वभौमिक, हर जगह पाए जाने वाला। यह है कोशिकाओं का सार्वभौमिक कोशिकांग है। अब इसका मतलब क्या हुआ? सार्वभौमिक कोशिकांग है बेटा, इसका मतलब ऐसा हुआ, इसका मतलब ऐसा हुआ, कुछ जरा ध्यान से सुनना। हर प्रकार की सेल में राइबोसोम होता है। इस धरती पर आप किसी की भी सेल उठा लो, राइबोसोम दिखेगा ही दिखेगा बेटा। याद है तुम लोगों को? मैंने कहा था दो टाइप की सेल्स होती है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। तो मैंने कहा था प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, लाइसोसोम नहीं होता, ईआर नहीं होता, लेकिन मैंने कहा था प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम होता है, और यूकैरियोटिक में तो होता ही होता है। तो बेटा याद रखिएगा, सेल का ऐसा कंपोनेंट जो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल सार्वभौमिक, सार्वत्रिक, हर जगह पाए जाने वाला। तो कौन सा? एग्जाम में टिक करके आ जाना, राइबोसोम। हर जगह राइबोसोम है, हर जगह राइबोसोम है। लेकिन मैंने कहा था कि राइबोसोम के ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती। लिखेंगे इट इज मेम्ब्रेनलेस, मेम्ब्रेन लेस कंपोनेंट। इसका मतलब क्या हो गया? इसके ऊपर बेचारे के ऊपर कोई झिल्ली नहीं है। देखो बेटा मैं दिखाती हूं, इसका डायग्राम लेकर आई हूं मैं, इसका डायग्राम दिखाती हूं तुम्हें। बेचारे के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। ये देखो, ये है राइबोसोम। ये देखो, आपको इसके बाहर कोई झिल्ली दिख रही है? नहीं दिख रही होगी, ठीक है। तो याद रखिएगा बेटा कि राइबोसोम के ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, बिना झिल्ली वाला। हिंदी में क्या लिखोगे? बिना झिल्ली वाला कोशिकांग है, इसके ऊपर झिल्ली नहीं है बेचारे के पास। इट इज मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेली, और ये हर जगह होता है बेटा, हर जगह। अगर बात करती हूं ना मैं एक बैक्टीरिया की सेल वॉल की, किसकी बात करती हूं? एक अरे कहां गया तो क्यों? आओ यहां पर। जब मैं बात करती हूं ना एक बैक्टीरिया की सेल की, तो बैक्टीरिया की एक सेल में, वन सेल, एक सेल में ऐसा कहा जाता है कि 10,000 राइबोसोम है।
बैक्टीरिया की एक कोशिका में 10,000 राइबोसोम होता है। और आप हमारी बात करोगे, एक मैमल की बात करोगे, मैमल्स की मतलब स्तनधारियों की एक सेल में कितने राइबोसोम होते हैं, ये बेटा पीसीएस के एग्जाम का क्वेश्चन है। तब आता है 10 मिलियन राइबोसोम पर सेल। अब आप आइडिया लगा लो कि 100 ट्रिलियन सेल से हमारा शरीर मिलकर बना हुआ होता है और एक सेल में 10 मिलियन। तो भैया मुझे इतनी कैलकुलेशन नहीं आती, तुम लोग लिखवा लो, तुम लोग कैलकुलेट कर लेना बेटा। तो बैक्टीरिया में भी होता है। और क्योंकि मैंने कहा था बेटा, जब आप बात करते हो सेल्स की, तो सेल्स दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। और मैंने साफ साफ बताया था कि राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में भी है, यूकैरियोटिक में भी है, लेकिन डिफरेंस होता है इसकी यूनिट का, वो भी बताएंगे हम। राइबोसोम दोनों में है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है मैम इसका साइज तो 170 से लेकर 230 एंगस्ट्रोम के बीच का होता है, बहुत छोटा है बेटा साइज, सबसे छोटा इनफैक्ट यही है। तो लिखेंगे साइज 170 to 230 एंगस्ट्रोम, हर जगह होगा। इट इज यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ सेल्स। बैक्टीरिया में भी है, प्रोकैरियोटिक में भी है, यूकैरियोटिक में भी है। ऐसा कोई सेल नहीं इस धरती पर जिसमें राइबोसोम नहीं। अब इससे ज्यादा क्या बोलूं यार मैं, है ना। और राइबोसोम जो होता है वो दो प्रकार का होता है। तो नेक्स्ट लिखिएगा, जब आप राइबोसोम की बात करते हो तो इट इज 2 टाइप्स। राइबोसोम दो प्रकार का होता है, पहला है 70S, दूसरा है 80S। ये राइबोसोम के प्रकार है। अब बेटा मेरी क्वेश्चन को ध्यान से सुनना जो मैं बोल रही हूं। एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है स्वेडबर्ग। और स्वेडबर्ग मैं बता दूं यहां पर इसकी यूनिट है कि आप जब किसको, राइबोसोम को सेंट्रीफ्यूज करते हो तो किस स्पीड से कितना जल्दी वो सेंट्रीफ्यूज हो जाता है, उसको मापने की दर, उसको मापा जाता है स्वेडबर्ग यूनिट में। उसको मापने की जो यूनिट है, इकाई है, उसे स्वेडबर्ग कहा जाता है। मैं एक बार फिर बता रही हूं कि जब आप राइबोसोम को उठाते हो तो उसको आप लेबोरेटरी में, बायोटेक वाली लैब में आप जब उसे सेंट्रीफ्यूज करते हो तो जिस आरपीएम के साथ सेंट्रीफ्यूज हो जाता है इसको इस इकाई में, इस यूनिट में मेजर करते हैं, स्वेडबर्ग में। ठीक है, इस बात को आप नोट कर लेना। यहां पर मैं बात कर रही हूं राइबोसोम की, तो राइबोसोम दो प्रकार का होता है। सबसे पहला 70S राइबोसोम कहां प्रेजेंट होता है बेटा? साफ साफ बताया था कि जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं, जितनी भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, उनमें किस प्रकार का राइबोसोम होता है? 70S। एंड व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल? बैक्टीरिया। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि किसी भी जीवाणु की सेल में किस प्रकार का राइबोसोम है? 70S। प्रोकैरियोटिक सेल में किस प्रकार का राइबोसोम है? 70S। लेकिन जब आप बात करते हो किसी भी प्लांट सेल की, प्लांट सेल में किस प्रकार का होता है? पादप कोशिकाओं में 80S। आपसे पूछ ले किसी भी एनिमल सेल में या ह्यूमन बॉडी की सेल में, ह्यूमन बॉडी में किस प्रकार का राइबोसोम प्रेजेंट होता है? 80S प्रकार का। मेरी बात समझ में आ रही है तुम लोगों के? 80S प्रकार का राइबोसोम किसमें? प्लांट सेल में, एनिमल सेल में, ह्यूमन बॉडी की कोई भी सेल उठाओगे तो कौन सा दिखेगा? 80S दिखेगा। अब बेटा इन 70 और 80 को आगे यूनिट में डिवाइड करते हैं, इन्हें आगे डिवाइड करते हैं तो 70S की दो यूनिट बनती हैं। कौन कौन सी? 50S एंड 30S। 70S को जब आप डिवाइड करते हो आगे तो दो सब यूनिट में डिवाइड होता है। कौन कौन सा? 50S एंड 30S। अब आप सोच रहे होंगे मैम इनको जोड़ूंगा तो 80 आएगा। बेटा जोड़ना नहीं है, मैथ्स बायोलॉजी का जस्ट अपोजिट है ना, तो जोड़ना नहीं है। 70S की दो सब इकाइयां होती हैं, उप इकाइयां, 50S 30S। और जब 80S की बात करोगे तो 80S को भी आप दो यूनिट में डिवाइड करते हो। कौन कौन सी? 60S एंड 40S। आप बोलोगे मैम कि इनको जब मैं प्लस कर रहा हूं तो क्या आ रहा है? इनको प्लस करने पर 100 आ रहा है। एंड आप कह रही हो क्या 80S है? बेटा यहां पर आपको इनको प्लस नहीं करना है, आपको प्लस नहीं करना है बेटा। ठीक है, समझ गए मेरी बात? इनको प्लस नहीं करना है। एक बच्चा कह रहा है हिंदी में एस को क्या कहते हैं? बेटा हिंदी में भी स्वेडबर्ग ही कहते हैं, स्वेडबर्ग ही कहते हैं। ठीक है, चलिए अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो, मैं क्या बोलना चाह रही हूं।
मैंने कहा कि जब आप 70s राइबोसोम को आगे 2 इकाइयों में बांटोगे तो एक 50 और एक 30, बड़ा कौन सा है 50, छोटा कौन सा है 30। तो बेटा जब आप राइबोसोम का डायग्राम बनाओगे ना तो जो बड़ी वाली यूनिट होती है वो ऐसे ऊपर रहती है बेटा। देखो इस डायग्राम में साफ लिखा हुआ है लार्ज यूनिट। तो जब मैं 70s का डायग्राम बनाऊंगी तो इसे कितना दिखा दूं बेटा, इसे बड़ी वाली को। 70s में बड़ा कौन है 50s। तो बेटा ये कौन सी यूनिट है, ये ऊपर वाली कौन सी है, ये है 50s यूनिट। एंड ये नीचे वाला कौन सा है स्मॉल, और स्मॉल कौन सा हो गया यहां पर 30, क्योंकि मैं किसकी बात कर रही हूं 70s की। तो बेटा ये कौन सा हो गया, ये हो गया 30s। तो मैंने कहा कि राइबोसोम की जो सब यूनिट है उसमें ऊपर लिखा जाता है लार्ज सब यूनिट को, बड़ी वाली, और नीचे को लिखा जाता है छोटी वाली, छोटी वाली। ठीक है, और इन दोनों को आपस में जोड़ने वाला ये जो तार सा बना हुआ है ना बेटा, तार, राइबोसोम की 2 इकाइयां आपस में किसके थ्रू जुड़ी हुई होती हैं, तब आप बताएंगे ये mRNA। mRNA एक आरएनए का प्रकार है जिसे कहा जाता है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए के थ्रू ये जुड़ी हुई होती है। अगेन RAS के एग्जाम का क्वेश्चन। क्लास टाइमिंग 6:30 बजे शो कर रहा था, हो सकता है बेटा, लेकिन क्लास मैंने पहले अनाउंसमेंट कर चुकी थी मैं ऑलरेडी शनिवार को कि मैं मंडे को सुबह लूंगी क्लास, तो आपको आना चाहिए था पायल। मैंने कहा राइबोसोम 70s प्रकार के राइबोसोम को आगे 2 सब यूनिट में डिवाइड करते हो 50 एंड 30। तो 50 बड़ा वाला है तो ऊपर बड़ा रहेगा, 30 छोटे वाला है तो नीचे रहेगा। और 2 राइबोसोम की सब यूनिट आपस में एक ऐसे वायर जैसी स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं mRNA, जिसे हिंदी में कहा जाता है संदेश वाहक आरएनए। बेटा संदेश लाता है प्रोटीन बनाने के लिए। नीरज किसी नंबर को शो नहीं करता यार, नाम दिया इनकी 2 बड़ी यूनिट है, एक को 50 दे दिया, एक को 30 दे दिया। जब मैं बात करती हूं प्यारे बच्चों किसकी, जब मैं बात करूंगी 80s की, तो 80s का डायग्राम तुम कैसे बनाओगे मैम, ऐसे ऊपर वाला यूनिट तो क्या हो जाएगा 60s, और नीचे वाला यूनिट क्या हो जाएगा मैम, कौन सा 40s, और बीच में क्या बना दोगे ऐसे वायर। और ये वायर के मतलब कौन सा आरएनए है, mRNA। ये एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, बिल्कुल लाइव क्लास है अविनाश। और बेटा एक क्वेश्चन ध्यान से सुनना, एक नया टर्म बता रही हूं। जब ऐसे बहुत सारे आरएनए, मैंने कहा ना हमारी एक सेल में 10 मिलियन के बराबर आरएनए है, तो जब ऐसे बहुत सारे आरएनए, बड़ा वाला छोटा वाला, बड़ा वाला छोटा वाला, देयर आर n नंबर ऑफ आरएनए राइबोसोम्स, सॉरी देयर आर n नंबर ऑफ राइबोसोम्स, बड़ी छोटी इकाइयां उसकी, और ऐसे बीच में किससे जुड़ी हुई हैं, mRNA से जुड़ी हैं। तो इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है पोलिसोम, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है पोलिसोम्स। मैंने कहा था बेटा पोली का मतलब होता है ज्यादा, और सोम्स का मतलब हो गया यहां पर राइबोसोम वाला। हाँ 80s यूकैरियोटिक में होता है, बता चुकी हूं पहले अरमान आलम, ये बात तो तुम्हें पता होना चाहिए भैया। प्लांट सेल, एनिमल सेल आर एग्जांपल ऑफ आप क्या बताओगे बेटा, यूकैरियोटिक सेल। इतना कॉमन सेंस अब आपको लगाना पड़ेगा। तो जब बहुत सारे आरएनए, क्या बोल रही हूं मैं, जब बहुत सारे राइबोसोम जिनकी बड़ी वाली और छोटी वाली इकाइयां ऐसे एक वायर से, जो mRNA का वायर है, इससे जुड़ जाती हैं n नंबर, जिसे आप काउंट ही नहीं कर सकते, हजारों लाखों करोड़ों अरबों, तो बेटा उसे कहा जाता है पोलिसोम। और मैंने कहा था बेटा राइबोसोम, जब जब राइबोसोम टर्म देखोगे उसका मतलब क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो राइबोसोम का काम क्या होता है, अगर आपसे पूछ ले व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम, बता देना यह हमारे बॉडी में प्रोटीन मेकिंग एंड प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, प्रोटीन को बनाना और उसका संश्लेषण करना। बहुत सारी हमारे बॉडी में प्रोटीन बनती हैं, उन सबको बनाने का काम कौन करता है, राइबोसोम। राइबोसोम। और बेटा ये जो पोलिसोम है, ये पोलिसोम, इसे कहा जाता है यूनिट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। और ये एग्जाम का क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाने की इकाई। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, अमरजीत कुमार ब्लू ग्रीन एल्गी में 70s राइबोसोम होता है, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी इज द एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि फंक्शनल यूनिट ऑफ, इसको फंक्शनल यूनिट बना दो, फंक्शनल यूनिट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस किसे कहा जाता है, पोलिसोम को कहा जाता है। हिंदी में क्या लिखोगे, पोलिसोम को प्रोटीन बनाने की संरचनात्मक इकाई कहा जाता है, संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। क्यों, क्योंकि पोलिसोम क्या है बेटा, बहुत सारे, आप बताओगे बहुत सारे राइबोसोम से बनी हुई स्ट्रक्चर है। तो राइबोसोम में तो प्रोटीन बनाएगा,
तो हमारी सेल के अंदर प्रोटीन बनाने का काम और उस प्रोटीन को सिंथेसिस, उसका संश्लेषण करने का काम कौन करता है? राइबोसोम करता है। जैसे सेल के अंदर एनर्जी कहां बन रही थी? माइटोकॉन्ड्रिया में। सेल के अंदर जो खराब पार्टिकल्स थे, बैक्टीरिया, वायरस थे, उनका डाइजेशन कौन कर रहा था? लाइसोसोम। वैसे ही हमारी सेल के अंदर प्रोटीन बनाने का काम कौन कर रहा है? राइबोसोम कर रहा है। और ये राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी प्रेजेंट होते हैं, इसलिए RER भी क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। अब बताओ, मेरी यहां तक की क्लास में कोई डाउट हो? मैम कितना पहले क्लास स्टार्ट हुआ है बेटा? 1 घंटा हो गया ऑलमोस्ट। क्या आज आप लोगों की टाइमिंग सही नहीं डली हुई थी एप्लीकेशन पर, जो आप लोग इतने कंफ्यूज हो रहे हो? मैं ठीक करवा देती हूँ अगर टाइमिंग सही नहीं है तो। मैंने वैसे अनाउंसमेंट किया था कि मैं सोमवार को 11 बजे से ही क्लास लूंगी, ठीक है? अब बताओ मुझे, यहां तक की क्लास में कोई भी डाउट हो तो मैं आगे चलूं डाउट आपके क्लियर करके। गोल्गी बॉडीज पढ़ाऊं, गोल्जी काय पढ़ा दूं आप लोगों को? बस, ज्यादा नहीं। सेल ऑर्गेनेलीज कितने बचे हैं? गोल्गी बॉडीज बहुत छोटे छोटे बचे हैं, अब खत्म होने वाले हैं, कल तक खत्म हो जाएगा सेल ऑर्गेनेलीज, ज्यादा नहीं बचे बेटा। हाँ जी, बताओ कोई डाउट? नहीं मैम, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं एक बार बोलती हूँ नोटिफिकेशन भेजने के लिए। राइबोसोम तक कोई डाउट है? माइक्रोबॉडीज पढ़ाना है, वैक्यूल पढ़ाना है, गोल्गी बॉडीज पढ़ाना है, एंड प्लास्टिड पढ़ाना है, और आपका सेल ऑर्गेनेलीज खत्म। बेटा रोजाना यही क्लास होगी, ये इसी समय क्लास होगी, 11 बजे से ही क्लास होगी, 11 बजे से ही क्लास होगी। कल भी 11 बजे होगी, मैं बता देती हूँ, आ जाना, ठीक है? कल भी 11 बजे होगी। हाँ जी, चले, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, आइए अब हम पढ़ेंगे सेल का नेक्स्ट कंपोनेंट, जिसे बोलते हैं गोल्गी बॉडीज, जिसे हम बोलते हैं गोल्जी काय। गोल्जी काय। अब ये गोल्गी काय, हिंदी में ना इसे गोल्गी काय या गोल्जी काय दोनों कहा जाता है, और इंग्लिश में ना इसके 2 नाम होते हैं, गोल्गी बॉडीज, और या फिर इसे कहा जाता है बेटा क्या? तो आप इस सेल देखना, ये वाला सेल, इसमें आपको दिखाती हूं, इसे देखो बेटा, इसका दूसरा नाम होता है गोल्गी, गोल्गी अपार्टल्स, अपार्टल्स भी कहा जाता है ना, इसे कहा जाता है। ये है बेटा गोल्गी बॉडीज, ये गोल्गी बॉडीज है, ठीक है? अब हम बात करते हैं, इसका डायग्राम लाई हूं मैं, ये रहा गोल्गी बॉडीज, ऐसे दिखेंगे बेटा, ऐसे दिखेगा गोल्गी बॉडीज आपको। और याद करो, मैंने कहा था कि गोल्गी बॉडीज के इस अंतिम वाले हिस्से पर ऐसे गोल गोल सा पार्ट टूटकर नीचे गिरता है, तो हमें क्या मिलते हैं सेल में? लाइसोसोम। तो ये सब, ये देखो यहां से लाइसोसोम अलग हो गया, ये भी आगे चलकर लाइसोसोम में टूटकर नीचे गिर जाता है, ठीक है बेटा? तो याद रखिएगा कि गोल्गी बॉडीज के किनारे जब टूट के नीचे गिर जाते हैं सेल में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसे? हम लाइसोसोम बोलते हैं। सबसे पहला गोल्गी बॉडीज की खोज किसने की थी? मैम प्लीज एक्सप्लेन मैम। राइबोसोम एंड क्या लिख रहे हो? रीजोसोम। रीजोसोम कहां से पढ़ लिया ध्रुव? रीजोसोम कोई टर्म ही नहीं होता बायोलॉजी में, रीजोसोम कोई टर्म ही नहीं होता, कोई शब्द ही नहीं होता बायोलॉजी में, राइबोसोम ही होता है। रीजोसोम कहां से पढ़ लिया आपने? बेटा कोई शब्द नहीं है ऐसा डिक्शनरी में। आइए यहां पर, जब मैं गोल्गी बॉडीज की बात करती हूं तो सबसे पहले इनका जो नाम है ना गोल्गी, ये बेटा जिन्होंने खोज की थी उसके नाम पे रखा हुआ है। अगर मैं बोलती हूं डिस्कवर्ड बाय, तो बेटा कैमेलियो गोल्जी, कैमेलियो गोल्गी उनका सरनेम था, और सरनेम से ही इनको गोल्गी बॉडीज कहने लगे। तो जब मैं बात करती हूं कैमेलियो गोल्गी की, तो 1898 में कैमेलियो गोल्गी ने क्या किया था? आयोवा 1890 में 1890 में किसकी खोज कर दी थी? आप बताओ। 1890 नहीं, 1891, 1998 सॉरी, क्या नहीं, 1898, 1891 में। तो कैमेलियो गोल्जी, 2 भाई थे ये, सुनना मेरी बात, 2 भाई थे। अच्छा बस स्पेलिंग मिस्टेक होगी ध्रुव कोई नोट्स में, है ना? राइबो ही होता है बेटा, राइजो कुछ नहीं होता है, ठीक है? मेरी बात जरा, मैम राइबोसोम के कितने टाइप होते हैं? चुनमुन कुमारी, तुम क्या दिमाग में कहीं बेच के आ गई हो क्या? आपने राइबोसोम के टाइप पढ़ा तो दिया, 70s 80s राइबोसोम, क्या हो गया तुम्हें? तुम क्वेश्चन पूछते हो इंसान का निर्माण कैसे हुआ, है ना? इसलिए तुम्हें ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आते हैं बेटा। 2 भाई थे, कैमेलियो एंड फेमेलियो गोल्गी, ठीक है? पहले फेमेलियो गोल्गी ने इसकी खोज करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाई। उसके बाद उनके बड़े भाई आए, कौन? कैमेलियो गोल्गी, उन्होंने खोज कर दी थी। कब? आप बताओगे? सन 1898 में। अब बेटा इसके ना बहुत सारे नाम है, इसके अदर नेम, इसको और किस किस नाम से जाना जाता है, इसके अन्य नाम क्या है? तो इसके 3 नाम होते हैं। एक तो बेटा इसे कहा जाता है, गोल्गी बॉडीज के अलावा इसे कहा जाता है लिपोकॉन्ड्रिया। अभी बात करेंगे हम इंग्लिश में, जब आप प्रोनाउंस करते हो तो आप इसे कर सकते हो लाइपोकॉन्ड्रिया, लाइपोकॉन्ड्रिया। हिंदी में लिखा जाता है लिपोकॉन्ड्रिया। वो था माइटोकॉन्ड्रिया, ये था लिपोकॉन्ड्रिया। दूसरा इसी का नाम होता है, दूसरा नाम ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक पुलिस। जब ट्रैफिक पुलिस की बात करते हो तो ट्रैफिक पुलिस क्या करवाती है?
ट्रैफिक क्लियर करवाती है बेटा, कभी जाम लग जाता है तो ऐसे ही आपके सेल्स में भी जाम लग जाता है और ट्रैफिक पुलिस चालान काट देती है। और दूसरा, इसे कहा जाता है बंडल ऑफ सेल। बंडल 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 का मतलब है एक साथ पड़ी हुई चीजें, बंडल ऑफ सेल। या इसी का एक नाम और भी होता है बेटा, इसी का नाम एक और भी होता है, इसे बोलते हैं पैकर्स। पैकर्स का मतलब होता है पैकिंग करने वाला, पैकर्स ऑफ सेल। पैकर्स ऑफ सेल कोशिका की के अंदर पैकिंग करने का काम, हिंदी में लिखा होता है बांधने वाला या पैकिंग करने वाला। जैसे आजकल क्या चलता है, जब कभी आप अपना घर वर कहीं से शिफ्ट करते हो एक शहर से दूसरे शहर में, तो वो मूवर्स एंड पैकर्स चले हुए हैं, आप उन्हें बुला लेते हो, उसमें 5-6 लड़के आते हैं, वो क्या करते हैं सारे सामान को बंडल की फॉर्म में कार्टन में डाल के बांध देते हैं और बांध के आपका सामान पैक कराते हैं, उन्हें बोलते हैं पैकर्स एंड मूवर्स। ऐसे ही बेटा क्या होता है, हमारी सेल के अंदर बहुत सारी चीजें बिखरी पड़ी होती हैं अलग अलग, और वो सारी चीजें उठा उठाकर उसकी पैकिंग, उसे बंडल की फॉर्म में, जैसे एक लकड़ी यहां रखी हुई, एक लकड़ी यहां, सारी लकड़ियों को लाकर उसे बांध देते हैं बंडल में। वैसे ही गोल्गी बॉडीज क्या करते हैं, हमारी सेल में बहुत सारा ऐसा कंपोनेंट, सेल के अंदर बहुत सारे ऐसा मॉलिक्यूल, अणु अलग अलग बिखरे पड़े हुए होते हैं, उन सबको एक साथ लाएगा और लाकर क्या करता है बेटा, उसकी पैकिंग कर देता है, उसे बांध देता है। इसीलिए इसे कहा जाता है पैकर्स ऑफ सेल या बंडल ऑफ सेल, बांधने वाला, मॉलिक्यूल को, अणुओं को बांधने वाले का, बांधने वाला, बांधने का काम कर देता है। और ये कहां होते हैं, तो बेटा इसकी लोकेशन देखना, आपको कहां दिख रहे हैं इस सेल के अंदर। इट इज प्रेजेंट नियर बाय न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस का एरिया, ये देखो ये न्यूक्लियस है, इसके पास में, तो आप एक पॉइंट लिखना, दीज आर प्रेजेंट नियर बाय न्यूक्लियस। नियर बाय न्यूक्लियस कोशिका के अंदर कहां होते हैं, ये केंद्रक के आसपास पड़े हुए होते हैं, केंद्रक के आसपास पड़े हुए होते हैं। बेटा एक बच्चा कह रहा है मैम क्या क्या बांधने का काम करता है, अभी मैंने बताया था कि रफ ईआर और साथ में कौन, राइबोसोम, क्या बनाते हैं बेटा, ये बनाते हैं प्रोटीन। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, आरईआर ने प्रोटीन बनाया, राइबोसोम ने, राइबोसोम देखो बिखरे पड़े सेल के अंदर, ध्यान से सुनना इस कॉन्सेप्ट को। कुछ राइबोसोम यहाँ 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 यहाँ, जहां जहां होंगे वहां प्रोटीन बनेगा, कुछ प्रोटीन यहाँ पड़ा है, कुछ यहाँ पड़ा है प्रोटीन, कुछ यहाँ पड़ा है, कुछ यहाँ पड़ा है, सेल के अंदर बिखरा हुआ पड़ा है प्रोटीन। तो बेचारा ये क्या करेगा, गोल्गी अपैरेटस यहां से यहां से यहां से यहां से सारा प्रोटीन जब आता है साइटोप्लाज्म के थ्रू सर्कुलेट होकर सारे को एक साथ बंडल की फॉर्म में बांध लेता है या उसकी पैकिंग कर देता है, और पैकिंग करके छोड़ देगा। जब जहां जिस हिस्से को जरूरत होगी प्रोटीन की, तो बेटा वो अपने आप ले लेगा सेल का कंपोनेंट। तो याद रखिएगा कि हमारी सेल में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की पैकिंग करता है, मॉलिक्यूल्स की, और साथ में किसकी, प्रोटीन की पैकिंग, प्रोटीन की पैकिंग करने में सहायक होता है, बांधने में सहायक होता है, पैकिंग करने में सहायक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऐसा। देखो अगर मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना बेटा, इसे ट्रैफिक पुलिस क्यों बोला हमने, उस क्वेश्चन का आंसर सुनो। देखो कुछ प्रोटीन यहां पड़ा हुआ है, कुछ यहां पड़ा हुआ है, कुछ यहां पड़ा हुआ है, एकदम सिस्टमेटिक ढंग से नहीं पड़ा हुआ, तो हमारी सेल के अंदर जाम लग जाएगा बेटा। सेल के अंदर मान लो इस माइटोकॉन्ड्रिया को, ये साइटोप्लाज्म है, ये घूम रहा है साइटोप्लाज्म, ये घूम रहा है साइटोप्लाज्म को, तो इस माइटोकॉन्ड्रिया को यहां से यहां लाना है, लेकिन बीच में यहां प्रोटीन, यहां प्रोटीन, यहां प्रोटीन, एक जाम से लगा हुआ है। जैसे जब लोग रफ ड्राइव करते हैं, एक यहां से आ रहा है, वहां से आ रहा है, सिग्नल तोड़ दिए तो जाम लग गया बेटा, एक इधर मुड़ रहा है तो एक इधर मुड़ रहा है, एक यहां जा रहा है, एक यहां जा रहा है, तो जाम लग गया। ऐसे ही प्रोटीन यहां यहां बिखरा पड़ा है, तो हमारी सेल के अंदर क्या है, जाम लगा पड़ा है प्रोटीन का। तो उस जाम को कौन क्लियर करवाता है बेटा, तो ट्रैफिक पुलिस क्लियर करवाती है। तो ट्रैफिक पुलिस कौन है हमारी सेल का, हमारी सेल का ट्रैफिक पुलिस गोल्गी बॉडीज है। तो इसीलिए हम गोल्गी बॉडीज को क्या कहते हैं, तो आप बताइएगा, हम गोल्गी बॉडीज को ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि हमारी सेल के अंदर जो अलग अलग जगह पे पड़ा हुआ क्या है, प्रोटीन, उस सारे प्रोटीन की पैकिंग करने में सहायक होता है, जाम को क्लियर करवाता है, जाम को क्लियर करवाने का काम करता है। Golgi bodies is the cell organelle that helps process packaging of protein, lipids, molecules. लेकिन स्पेशली ये किसको करता है, आप बताओगे, ये कौन से प्रोटीन, मतलब किसकी पैकिंग करता है, प्रोटीन की पैकिंग करने में काम करता है। ये प्लांट सेल में भी होता है, लेकिन प्लांट सेल में इसका नाम अलग होता है बेटा। गोल्गी बॉडीज तो हमारी सेल्स में नाम होता है, लेकिन एक प्लांट में पढ़ोगे ना, जैसे मैं प्लांट सेल का डायग्राम दिखाती हूँ आपको, हाथों हाथ क्लियर ही कर दूं चीजें ना। ये प्लांट सेल है, इसमें आपको कहीं भी गोल्गी बॉडीज नहीं दिखेगा। इसमें गोल्गी बॉडीज ये है लिखा हुआ, लिख तो रखा है, कहां से उठाया है पता नहीं, लेकिन बेटा इसका दूसरा नाम होता है, बहुत सारी बुक्स में, एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है, डिक्टियोजोम्स। इसे कहा जाता है प्लांट सेल में डिक्टियोजोम। कोई और डायग्राम होगा उसमें पक्का मेरे पास डिक्टियोजोम वाला लिखा हुआ होगा। तो हमारी सेल में इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं बेटा, इसमें लिखा हुआ ही नहीं है, चलो तुम लोग तो लिख लो, तुम लोग तो एक चीज नोट कर लेना कि गोल्गी बॉडीज को प्लांट सेल में, प्लांट का मतलब हो गया पादप कोशिका में, इसे क्या कहा जाता है, क्या आ जाता है बीच बीच में,
लिखो, प्लांट सेल में इसको डिक्टियोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिक्टियोसोम्स, डिक्टियोसोम्स कहा जाता है। हिंदी में सेम नाम है बेटा। एग्जाम में आता है, क्वेश्चन कैसे आएगा, मैंने बड़ा बड़ा इसलिए लिखा है, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि सेल के कौन से ऑर्गेनेली को हम, सेल के किस ऑर्गेनेली को हम डिक्टियोसोम कहते हैं। तब आप क्या बताओगे बेटा, सेल के किस ऑर्गेनेली को, गोल्गी बॉडीज को डिक्टियोसोम भी कहा जाता है। अब एक बच्चे का डाउट है कि मैम क्या ये प्लांट सेल में भी यही काम करता है? यस बेटा, प्लांट सेल में भी सेम काम करता है। ये प्लांट के अंदर भी बहुत सारा प्रोटीन बनता है और वो अलग अलग पड़ा हुआ होता है, तो उस प्रोटीन की पैकिंग करने का काम करता है। प्लांट सेल के अंदर भी ये क्या करता है, प्रोटीन की पैकिंग करता है, ताकि सेल का मूवमेंट, सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, उनके पास प्रॉपर तरीके से सरफेस एरिया हो, उनके पास स्पेस हो और वो अपना काम ढंग से करें। ठीक है, तो हमने 3 पढ़े। कौन कौन सा पढ़ा? पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जाल बना हुआ है मेम्ब्रेन्स का, कुछ हैं जो प्रोटीन बना रही हैं, कुछ हैं जो लिपिड को सिंथेसिस कर रही हैं। दूसरा राइबोसोम के बारे में पढ़ा, राइबोसोम इज द यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ सेल्स, हर प्रकार की सेल में राइबोसोम है। तीसरा क्या पढ़ा हमने? गोल्गी बॉडीज, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। एक लोकल लैंग्वेज की बुक में इसे लिखा रखा है कोशिका की मां, मदर ऑफ सेल, कोशिका की मां। मां इसे इसलिए लिख रखा है बेटा, आप कहीं जाते हो घूमने या कहीं हॉस्टल वगैरह जाते हो तो आपके सामान की पैकिंग कौन करता है? आपकी मां करती होगी, मम्मी करती होगी। ऐसे ही हमारी सेल के अंदर क्या होता है बेटा, आप बताओगे कि हमारी सेल के अंदर प्रोटीन की पैकिंग करने का काम कौन करता है? कौन करता है? गोल्गी अपार्टल्स, गोल्गी बॉडीज करते हैं, गोल्गी अपार्टल्स या गोल्गी बॉडीज करते हैं। तो ये आपके तीनों कंपोनेंट यहां पर खत्म होते हैं। आप कोई डाउट हो यहां तक की क्लास में तो मुझे बताओ। तो देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, सिर्फ कल खत्म हो जाएगा ये सेल ऑर्गेनेलीज, कल आपके फिनिश हो जाएंगे। देखिए क्या क्या पढ़ा दिया मैंने, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनवेलप, उसके बाद ये पढ़ाना है माइक्रोफिलामेंट, कल पढ़ेंगे। राइबोसोम, लाइसोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स भी कल पढ़ेंगे। उसके अलावा ये रफ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, गोल्जी अपार्टस। बस कल जो मैं पढ़ाऊंगी वो पढ़ाऊंगी क्या, वैक्यूल, उसके बाद प्लास्टिड, लवक, और बिल्कुल छोटे छोटे हैं ये 2-3 क्या आप बताओगे, क्या ये वाला आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स वाला, माइक्रोट्यूब्यूल्स छोटी छोटी ट्यूब होती हैं। बस ये पढ़ाना है मुझे कल, ये पढ़ाना है बस कल। फिर ये सेल ऑर्गेनेलीज खत्म, फिर हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे थोड़ा। वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सेल डिवीजन से जो क्वेश्चन बनते हैं वो करवा दूंगी, उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए। ओके मैम, नो डाउट नो डाउट नो डाउट। चलो बहुत बढ़िया, डाउट नहीं है तो अब मैं थोड़े से CHSL के जो आज एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं उन्हें देख लूं, उन्हें डिस्कस करना है मेरे को। ठीक है, अब नहीं बेटा, कल पढ़ाएंगे ये तीनों, कल खत्म हो जाएंगे ये। फिर प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस लिखेंगे हम। आप बताओगे मुझे प्लांट में ये होता है मैम, एनिमल में ये होता है मैम। फिर नेक्स्ट चैप्टर कोई अच्छा सा चैप्टर जो भी आप बोलोगे वो पढ़ा दूंगी। ठीक है, एक चैप्टर आपके कहने पर जो आप चाहोगे वही पढ़ा दूंगी इसके बाद। चलो ओके, नो डाउट। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से रहिए। मैं लैपटॉप पे क्लास पढ़ती हूँ, राइट साइड का दिख नहीं रहा है, अब अपनी स्क्रीन को